आपकी पसंद में आपका स्वागत है। जिंदगी में लिए गए फैसलों की एक कहानी। एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के महन एक रात बाद ही ये मान बैठी थी कि उसने खुशियों के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। लेकिन ठीक उसी रात जिस पति ने उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने का वादा किया था, उसने थकान का बहाना बनाकर उससे मुंह फेर लिया और दरवाजे के पीछे उसकी सांस एक रहस्यमयी मुस्कान लिए खाई थी। जब आधी रात को उसने चुपके से अपनी सांस के कमरे का दरवाजा खोला तो जो सच सामने आया उसने उसे सन्न कर दिया। आइए अब इस असाधारण कहानी को सुनते हैं। मेरा नाम मीरा है, 27 साल की, एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली एक आम सी लोकी। मेरी जिंदगी बहुत ही सामान्य थी। सुबह की चाय, दोपहर की रिपोर्ट्स, रात को टीवी सीरियल और 11 बजे सो जाना। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुई थी जो अमीर तो नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे हर वो चीज दी जिससे मैं एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ बही हो सकूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी शादी की बस एक रात में इतनी उलझी हुई और भयानक हो जाएगी। मेरी शादी के दिन हर कोई मुझे एक भाग्यशाली लड़की कह रहा था। मेरे पति रोहन एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे। वो खूबसूरत, लंबे और शांत स्वभाव के थे, किसी की भी नजरों में एक परफेक्ट मर्द। मेरी सास श्रीमती शोभा शर्मा एक रिटायर्ड टीचर थीं, जो हमेशा सलीके से बधी जूएं और एक मिलनसार मुस्कान के साथ दिखती थीं, जो उनके चेहरे से कभी नहीं हटती थी। हमारी शादी दिल्ली के सबसे आलीशान होटलों में से एक में हुई थी। रोहन के परिवार ने तो एक पेशेवर जोटो ग्रांडरों की टीम और एक शानदार एलईडी बैकग्राउंड तक का इंतजाम किया था। स्टेज पर रोहन ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। उसकी मुस्कान इतनी सुकून देने वाली थी कि मैं अपने पैरों का दर्द भी भूल गई, जो दिन भर खड़े रहने की वजह से हो रहा था। जो भी देखता यही कहता कि मैं दुनिया की सबसे दुल्हन हूं, लेकिन सिर्फ मैं जानती थी कि शादी से 1 महीने पहले रोहन बदल गया था। उसे अब हमारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके जोन और मैसेज बहुत कम हो गए थे और वो हमेशा व्यस्त होने का बहाना बनाता था। जब भी मैं पूछती, उसका जवाब एक ही होता, मैं थक गया हूं, फालतू मत सोचो। मैंने सोचा कि शायद वो शादी की तैयारियों के तनाव में है और मर्द अपनी भावनाओं को अच्छे से जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन हमारी शादी की पहली रात मुझे एहसास हुआ कि रोहन की थकान उतनी सीधी सादी नहीं थी जितनी मैं सोच रही थी। रात करीबन 10 बजे रिसेप्शन खत्म होने के बाद हम सास ससुर के घर लौटे। साउथ दिल्ली की एक पॉश कॉलोनी में एक आलीशान 3 मंजिला घर। उस घर में हम 4 लोग रहते थे, मैं, रोहन, श्रीमती शोभा जी और मेरा देवर आदित्य, जो कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में था। आदित्य एक शांत लड़का था जो हमेशा ईयरफोन लगाए रखता था। शोभा जी ने दरवाजे पर अपनी ममता भरी मुस्कान के साथ हमारा स्वागत किया। आखिरकार घर आ ही गए। आज से तुम इस घर की बहू हो तो इसे अपना ही घर समझना बेटी मीरा। मैंने धीरे से सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। मेरे दिल को तसल्ली मिली। ऐसा लगा कि मुझे एक अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन जैसे ही हम अपने कमरे में आए, रोहन ने बस नाम के लिए नहाया और मेरी तर पीट करके लेट गया। मैं बहुत थक गया हूं, हम कल बात करेंगे। मैं वहीं जमसी गई। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ मांग रही थी, लेकिन हर दुल्हन के दिल में पहली रात एक पवित्र याद होती है जिसे वो जिंदगी भर सहेज कर रखती है। एक गर्मजोशी भरा आलिंगन, एक मीठा सा चुंबन या बधाई के कुछ कोमल शब्द हमेशा के लिए याद रखने के लिए कायी होते हैं। लेकिन रोहन ने कुछ भी नहीं दिया, एक नजर तक नहीं। मैं बस अंधेरे में छत को घूरती रही। मेरे दिमाग में हारों सवाल घूम रहे थे। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या वो कुछ छिपा रहा है या कोई और लौकी है? इन अटकलों ने मुझे सोने नहीं दिया। करीबन 1 बजे जब मुझे नींद आने ही वाली थी, मैं एक चरमराती हुई आवाज सुनकर चौंक गई। यह एक लकड़ी के दरवाजे की आवाज थी जिसे बहुत सावधानी से खोला गया था। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैंने रोहन को बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकलते देखा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। थोड़ी देर चुपचाप लेटे रहने के बाद जिज्ञासावश मैं बहुत धीरे धीरे उसके पीछे गई। मैंने चप्पल नहीं पहनी और लाइट नहीं जलाई। लंबा कॉरिडोर सिर्फ दीवारों पर लगी पीली डिम लाइट से रोशन था। रोहन नीचे नहीं गया, बल्कि दाईं ओर मुंह कर अपनी मां के कमरे की तरफ चला गया। मेरी सांसें रुक गईं। मेरा दिल होर होर से धड़कने लगा।
मैं शोभा जी के कमरे के दरवाजे के पास की दीवार के पीछे छिप गई, सीढ़ियों की रेलिंग से थोड़ा सटकर। उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। उनकी आवाजें साल नहीं थीं, लेकिन मैं दरवाजे की दरार से रोशनी की एक लकीर देख सकती थी। मैंने रोहन के बहुत हल्के कदमों की आहट सुनी जब वो कमरे में दाखिल हुआ। फिर दरवाजा बंद हो गया। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बीत गए। मैं बस वहीं खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मेरे पैर ठंडे पड़ रहे थे और हाथ कांप रहे थे। मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फालतू मत सोचो, वो सगी मां बेटे हैं। मैं रूर हालत समझ रही हूं। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और कमरे में वापस आ गई। तर्कसंगत सोचने की कोशिश करने लगी, लेकिन शादी की पार्टी के दृश्य मेरे दिमाग में धीमी गति के वीडियो की तरह फिर से घूमने लगे। कैसे शोभा जी से अनजाने में हाथ छू जाने पर रोहन की नारें एक पल के लिए डगमगा गई थीं और फिर उसने जल्दी से मुंह फेर लिया था। अगली सुबह मैं रोहन से जल्दी उठ गई। रोहन गहरी नींद में सो रहा था, जैसे वो कल रात बिस्तर से उठा ही ना हो। मैं उसे काफी देर तक भारी मन से देखती रही। जब मैं रसोई में गई तो शोभा जी सब्जियां धो रही थीं। उनकी नजरें इतनी शांत थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे देखकर उन्होंने कहा, उठ गई बेटी, आज आराम करो। ठीक है माँ, सब कुछ तैयार कर देगी, तुम थक गई होगी। उनकी आवाज बहुत कोमल थी, लेकिन पता नहीं क्यों इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे नहीं पता कि यह मेरे दिल में पनप रहे शक की वजह से था या वो सच में एक शांत और मिलनसार लेकिन रहस्यमयी इंसान थीं। नाश्ता सामान्य रूप से हुआ। हर कोई ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे एक लिखी हुई स्क्रिप्ट का पालन कर रहा हो। किसी ने भी रोहन के आधी रात को जाने का इक्र नहीं किया। मैंने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। मैंने ठान लिया कि आज रात मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा। उस सुबह मैंने एक नौसिखिया जासूस की तरह इस घर के हर सदस्य की हरकतों पर नड़ रखी। शोभा जी की नहरें, रोहन के भदम, आदित्य के भाव, मैंने सब कुछ अपनी याददाश्त में दर्ज कर लिया। रोहन करीबन 9 बजे उठा, कप्पे बदले और फिर डाइनिंग टेबल पर आया। उसने अपनी मां को बस एक संक्षिप्त सिर हिलाया और दूध डाला, जैसे वो कल रात कभी कमरे से बाहर गया ही ना हो। मैंने जानबूझकर पूछा, रोहन, कल रात अच्छी नींद आई? वो एक पल के लिए रुका और फिर सिर हिलाया। हाँ, बहुत अच्छी। लगता है मैं बहुत थक गया था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने न तो इनकार किया और न ही उस पर दबाव डाला, लेकिन मेरा दिल खौल रहा था। अगर मैंने कल रात दरवाजे की आवाज नहीं सुनी होती, अगर मैंने उसे उसकी मां के कमरे की तरफ जाते नहीं देखा होता, तो शायद मैं उसकी बातों पर विश्वास कर लेती। उस दिन भर रोहन अपने तीसरे माले के स्टडी रूम से मुश्किल से ही बाहर निकला। ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त होने का बहाना बनाकर मैंने आदित्य से बात करने का मौका ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो अपने लैपटॉप और गोन के अलावा किसी चीज की परवाह नहीं करता था। रात का खाना एक अजीब से माहौल में हुआ। शोभा जी हमेशा की तरह मिलनसार थीं। रोहन सामान्य व्यवहार कर रहा था और किसी ने भी कोई अजीब बात नहीं की। रात के खाने के बाद लेकिन वो अपने लैपटॉप और इस्लाह करता है। मैंने रोहन से पूछने की पहल की, रोहन, क्यों ना हम कॉम्प्लेक्स के आसपास थोड़ी देर टहलने चलें? उसने सिर हिला दिया। तुम अकेली चली जाओ, मुझे अभी बहुत सारे ईमेल देखने हैं। तुम जल्दी सो जाओ। 2 दिन में 2 बार उसने मुझे सख्ती से और रूखेपन से मना कर दिया, जैसे हम एक ही छत के नीचे रहने वाले अजनबी हों। मैंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में एक योजना सात तौर पर बन चुकी थी। मैं कमरे में गई और पिछली रात की तरह सोने का नाटक करने लगी, लेकिन इस बार मैंने 12:30 बजे का वाइब्रेटिंग अलार्म सेट किया। मैंने अपना फोन भी अपने नाइट गाउन की जेब में छिपा लिया। वीडियो रिकॉर्डिंग मोड तैयार था। ठीक समय पर अलार्म मेरे हाथ में धीरे से वाइब्रेट हुआ। मैं उठी और अपने कान तय कर लिए। घर में सन्नाटा था। मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खोला, लकड़ी के अर्श पर सावधानी से कदम रखते हुए। सब कुछ पिछली रात जैसा ही था और सचमुच मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है। रोहन एक बार फिर बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि उसके हर कदम को अब रिकॉर्ड किया जा रहा है। वो फिर से अपनी मां के कमरे की तरफ गया। इस बार मैंने हिम्मत करके पास जाने का छौपी की कार है। मैं दीवार से सट गई, माम को महबूती से पखे हुए। शोभा जी के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। पिछली रात की तरह मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया तो पहली बार मैं कमरे के अंदर की आवाज सुन सकी।
उस पर नर रखो, नर रखो, नर रखो। मैंने अपनी सांस महाबूती से पखे। वो लौकी उतनी भोली नहीं है जितना मैंने सोचा था। यह शोभा जी की आवाज थी। रोहन ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जैसे फुसफुसा रहा हो, मुझे पता है मां, लेकिन आप चिंता मत करो। मैं उसे संभाल लूंगा। मैं सन्न रह गई। यह एक मां और बेटे की सामान्य बातचीत नहीं थी। यह एक नई बहू का ख्याल रखने की सलाह नहीं थी। यह एक साजिश थी, जैसे मैं एक निशाना थी जिसे उन्हें अपनी योजना में सामना करना था। मैंने अपने होंठ काटे और एक कदम पीछे हटी, लेकिन बहुत ज्यादा हैरान होने की वजह से मैंने अनजाने में गलियारे में रखी एक चप्पल को धक्का दे दिया। चप्पल एक थपकी आवाज के साथ जर्श पर गिर गई, जिसने रात की खामोशी को तोड़ दिया। सन्नाटा छा गया। कमरे के अंदर की आवाजें अचानक बंद हो गईं। मैं जल्दी से मुंह ही छोटे छोटे कदमों से दौड़कर कमरे में वापस आई और बिस्तर पर चढ़ गई। मैंने कंबल सिर तक खींच लिया और सोने का नाटक करने लगी। 3 मिनट से भी कम समय में मैंने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। मीरा, रोहन की आवाज सुनाई दी। तुम सो रही हो? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। वो थोड़ी देर खसा रहा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपना झोन खोला और रिकॉर्डिंग सेव कर ली। आवाज बहुत सान नहीं थी, लेकिन यह मुझे यकीन दिलाने के लिए काई थी कि मेरा अंतर्ज्ञान गलत नहीं था। रोहन और उसकी मां के बीच कुछ बहुत ही असामान्य चल रहा था। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गई। मैंने रसोई सान की, नाश्ता तैयार किया, चाय बनाई और पूरे परिवार के लिए डाइनिंग टेबल सजाया। वो शायद मुझे एक आदर्श बहू मान रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं अपनी योजना का पहला कदम उठा रही थी। शक से बचने के लिए भोला भाला बनने का नाटक। जब मैं बर्तन धो रही थी, मैंने महसूस किया कि शोभा जी चुपचाप मेरे पीछे खड़ी हैं। मीरा, क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हो रहा है? मैं चौंक गई, लेकिन तुरंत उस पर आबू पा लिया। आपका मतलब क्या हुआ माँ जी? कल रात माँ ने गलियारे में कुछ आवाज सुनी। माँ को लगा कि चूहे की आवाज है। मैंने उनसे नजरें मिलाते समय अपनी आंखों की चमक छिपाने की कोशिश की। ओह माँ जी, कल रात मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं सुना। उन्होंने सिर हिलाया और मुस्कुराई, लेकिन मैं उस मुस्कान के पीछे का कांटा महसूस कर सकती थी। उस दोपहर मैंने अपने माता पिता को तुहां भेजने के बहाने बाहर जाने की इजाजत ली। असल में मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त रिया से मिलने जा रही थी, जो एक फ्रीलांस पत्रकार थी और सामाजिक मुद्दों की माहिर थी। मैंने उसे संक्षेप में सब कुछ बताया और रिया से कुछ चीजों की जांच करने को कहा। पहला, रोहन और उसकी मां का असली अतीत। दूसरा, इस घर का असली मालिक कौन है। तीसरा, शोभा जी के आसपास के लोगों से उनके रिश्ते। रिया ने मदद करने का वादा किया। मुझे उस पर भरोसा था, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो सक्षम थी, बल्कि इसीलिए कि उसने एक बार सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड बिल से मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड के धोखे का पर्दाफाश करने में मेरी मदद की थी। उस रात मैं हमेशा की तरह मिलनसार चेहरे के साथ ससुराल लौटी, लेकिन मेरा दिमाग एक टूटने वाली तार की तरह तनाव में था। और कुछ ऐसा अप्रत्याशित हुआ जब मैं दूसरे माले के बाथरूम में अलमारी से एक साथ तौलिया ले रही थी। दवा की शेल्फ से कुछ गिरा, एक छोटी धूल भरी चाबी। मैंने उसे उठाया। अजीब बात यह थी कि चाबी से एक छोटा सा कागज चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, खाली कमरा, खाली कमरा। मुझे याद आया कि इस घर के तीसरे माले पर एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है। शोभा जी ने एक बार कहा था कि वो सिर्फ एक स्टोर रूम है जिसमें पुराना सामान भरा है और कुछ भास नहीं है, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं था। मैंने उस चाबी को कसकर पकड़ लिया और आईने में खुद को देखा। आज रात मैं उस कमरे को खोलूंगी। मैं यह पता लगाऊंगी कि इस परफेक्ट दिखने वाले घर के अंदर असल में क्या राज छिपा है। रात के खाने के बाद मैंने थकान का बहाना बनाकर जल्दी कमरे में जाने की इजाजत ली। रोहन ने मुझे एक पल के लिए हैरानी से देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। शोभा जी ने हमेशा की तरह बस हल्का सा सिर हिला दिया। मैं सच में थकी नहीं थी, मैं सही समय का इंतजार कर रही थी। मेरे नाइट गाउन की जेब में जो छोटी सी चाबी मुझे दोपहर को मिली थी, वो ठंडी महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि यह चाबी इस घर में चल रहे तरनाक खेल का खोया हुआ टुकड़ा है। वो खाली कमरा तीसरे माले के कॉरिडोर के आजिर में था, एकमात्र कमरा जिसका दरवाजा हमेशा कसकर बंद रहता था। उसका ताला तो दरवाजे के हैंडल से भी नया लग रहा था। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, मैंने अपनी सास से पूछा था, माँ जी, वो कमरा किस लिए है? उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा था, ओह
वो एक पुराना स्टोर रूम है जो कई समय से इस्तेमाल नहीं हुआ। उसमें सिर्ज कबान भरा है। पहले मैं मान गई थी, लेकिन अब नहीं। रात के करीबन 11 बजे, जब घर के सभी लोग सो चुके थे, मैंने चुपके से कमरे का दरवाजा खोला और दबे पांव तीसरे माले पर चाट गई। हर कदम भारी लग रहा था। मेरा दिल जैसे मेरे गले में धड़क रहा था। कॉरिडोर के कोने में लगी डिम लाइट ने मेरी परछाई को दीवार पर लंबा कर दिया था। मैंने चाबी ताले में डाली। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल होरों से धड़क रहा था। क्लिक! ताला बहुत आसानी से खुल गया। जब मैंने दरवाजा धकेला तो एक धीमी सी चरमराती आवाज के साथ एक सीलन और पुरानी लकड़ी की गंध मेरी नाक में घुस गई। मैंने अपने होन की टॉर्च जलाई। हल्की रोशनी ने उस छोटे से कमरे को रोशन किया जो 15 वर्ग मीटर से बाता बड़ा नहीं था। उसका सामान वैसा नहीं था जैसा शोभा जी ने बताया था। वहां कबान का कोई ढेर नहीं था। इसके बजाय सब कुछ एक भयानक तरीके से सलीके से रखा हुआ था। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस पर दस्तावेजों से भरा एक कार्डबोर्ड का बक्सा रखा था। उसके बगल में एक दरार थोड़ी खुली हुई थी। मैंने सावधानी से वो दरार खोली। उसके अंदर रोहन के नाम के ओल्डरों का ढेर था। पासपोर्ट की ऑटोकॉपी, वीजा, खंड ट्रांसफर के समझौते से लेकर बैंक लेन देन के इतिहास की कॉपियां तक। मैंने बेतरतीब ढंग से दस्तावेजों का एक बंडल उठाया। वहां सान सान लिखा था, विदेशी संपत्ति का हस्तांतरण। प्राप्तकर्ता का नाम था रोहन शर्मा। गंतव्य यूरोप। रोहन विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने जल्दी से दूसरे दस्तावेज खोले। उनमें घर की बिक्री का एक एग्रीमेंट था, वही घर जिसमें मैं रह रही थी। अजीब बात यह थी कि मालिक का नाम शोभा जी या रोहन नहीं था, बल्कि एक अजनबी महिला का था जिसका नाम नताशा था। मैंने उनके परिवार से यह नाम कभी नहीं सुना था। मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। रोहन एक अजनबी को संपत्ति क्यों हस्तांतरित कर रहा था, और वो कौन थी? मैं और ढूंढती रही। नीचे एक छोटे से डिब्बे में मुझे तस्वीरों का एक ढेर मिला। धुंधली तस्वीरें जो चुपके से ली गई लगती थीं। मेरी तस्वीर, मेरी मां की तस्वीर, यहां तक कि मेरे माता पिता के घर की तस्वीर भी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझ पर बर्ज का पानी डाल दिया हो। मेरा ससुराल मेरी मां की जासूसी क्यों कर रहा था? मेरा सिर चकरा रहा था। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे एक काली नोटबुक के अंदर एक कागज का टुक्का मिला। लंदन जाने से पहले मीरा का मामला खत्म करो, सब कुछ सान होना चाहिए। नताशा दबाव डाल रही है। मैं सन्न रह गई। नताशा दबाव डाल रही है। यह जरूर वही नताशा होगी। आखिर वो है कौन? वो मुझे खत्म करने के मामले में क्यों शामिल है? मैंने तुरंत उन सभी दस्तावेजों की तस्वीरें खींची, उन्हें सावधानी से पहले की तरह वापस रखा, फिर कमरे से बाहर निकलकर उसे लॉक कर दिया। उस रात मैं सो नहीं सकी। मैं अपने फोन की स्क्रीन पर दस्तावेजों की तस्वीरों को देखती रही, इस विशाल पहेली के टुक्कों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। रोहन ने मुझसे शादी की, लेकिन हमेशा मुझसे बचता रहा। सास मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन धोखे से भरी थी। यह घर उनका नहीं था। वो मेरी मां की जासूसी कर रहे थे। वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे। नताशा नाम की एक महिला लगातार दबाव डाल रही थी। सारे सुराग एक ही तरह इशारा कर रहे थे, यह शादी एक जाल थी। अगली सुबह रिया का एक मैसेज आया। मिल गई। नताशा रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो लंदन में साथ रहते थे। 3 साल पहले वो दिवालिया हो गया और भारत वापस आ गया। आवाह है कि वो अब भी अक्सर मिलते हैं। मैंने भोन को कसकर पक्का लिया। मेरे होंठ सूख रहे थे। यह धोखा अब सिर्फ एक शक नहीं था, यह एक सच्चाई थी जो और भी सा होती जा रही थी। मैंने उसके मैसेज का जवाब दिया, एक और चीज पता करो, क्या रोहन पिछले 3 सालों में कभी लंदन गया है? रिया ने जवाब दिया, पासपोर्ट और इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स चेक कर रही हूं। लेकिन एक और जरूरी बात है, रोहन और नताशा के खातों के बीच बहुत सारे संदिग्ध लेन देन हुए हैं। एक बार एक रात में 5 करोड़ रुपए का ट्रांसफर हुआ था। मेरे पास शब्द नहीं थे, तो मैं सिर्फ किसी चीज को वैध बनाने का एक गरिया थी। उनके शतरंज की बिसात पर एक मोहरा। उस दिन रात के खाने में मैं अपनी भावनाओं को और नहीं छिपा सकी। मेरी नजरें लगातार रोहन और मेरी सास की तरफ जा रही थीं। वो अब भी हंस और बातें कर रहे थे, अपनी भूमिकाएं पूरी तरह से निभा रहे थे। लेकिन मैंने रोहन की आंखों में एक सतर्कता की झलक देखी जब उसने मुझे देखा। मैं जानती थी कि वो मुझ पर शक करने लगे हैं। और सचमुच रात करीबन 10 बजे, जब मैं बिस्तर पर लेटे हुए दोन देखने का नाटक कर रही थी, कमरे का दरवाजा जोर से खुला। शोभा जी अंदर आईं।
उन्होंने अब भी अपनी कोमल आवाज बनाए रखी। मीरा, लगता है आजकल तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है। कोई परेशानी है? मैं मुस्कुराई। नहीं माँ जी, शायद नए माहौल में ढलने में समय लग रहा है। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर से नहीं हटी। हम देखो बेटी, कुछ कमरे ऐसे हैं जिनके बारे में तुम्हें उत्सुक नहीं होना चाहिए। हर घर का एक छिपा हुआ कोना होता है ना? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूं? मैंने उनकी आंखों में सीधे देखा। पहली बार मैंने एक असली डर को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस किया। अपनी सांस के साथ उस अर्थपूर्ण बातचीत के बाद मैं पूरी रात नहीं सोई। उनकी नजरें, उनकी आवाज का लहा, उनके हर शब्द में एक ही संदेश था। मुझे पता है तुमने क्या देखा है। अब शक या इंतहार के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मुझे तुरंत कार्रवाई करनी थी, लेकिन मुझे एहसास था कि इस समय अचानक पीछे हटना शेर की मांद में जाने जैसा होगा। रोहन और उसकी मां बहुत ही सतर्क और योजनाबद्ध लोग थे। एक भी गलत कदम और शायद मुझे बाहर निकलने का मौका भी ना मिले। सुबह सुबह बाथरूम के अंदर से मैंने फुसफुसाते हुए रिया को फोन किया। रिया, मुझे एक आपातकालीन मदद चाहिए। प्लीज मेरे लिए एक नया फोन ढूंढो जो किसी के भी नाम पर रजिस्टर्ड ना हो। पैसे मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। रिया चौंक गई। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अभी तक ठीक हूं, लेकिन लगता है मेरा फोन भी ट्रैक हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं और कितनी देर टिक पाऊंगी। स्टीन को कौन कहां पहुंचाना है? कनॉट प्लेस के पास वाला कैहे याद है जहां हम पहले मिला करते थे? सुबह 11 बजे इंटरव्यू के बहाने मिलेंगे, बस 5 मिनट के लिए, फिर हम तुरंत अलग हो जाएंगे। रिपल के लिए चुप रही और फिर संक्षेप में जवाब दिया, ठीक है, मैं इंतजाम करती हूं। मैंने बोन काट दिया, अपना मुंह धोया और शांत रहने की कोशिश की। फिर मैं कमरे से बाहर निकली जैसे मैं अभी अभी गहरी नींद से उठी हूं। रोहन नाश्ता कर रहा था और शोभा जी जूस डाल रही थीं। किसी ने कल रात की घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब मैं बैठी तो शोभा जी धीरे से मुस्कुराईं। मीरा, तुम्हें ज्यादा आराम करना चाहिए। तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है। जी माँ जी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे मैंने कभी वो नोट पढ़ा ही ना हो। लंदन जाने से पहले मीरा का मामला खत्म करो। सुबह 11 बजे मैंने स्नैक्स खरीदने के बहाने बाहर जाने की इजाजत ली। जिस कैहे में हम पहले जाया करते थे वो हाल ही था। रिया पहले से ही वहां एक चौही टोपी और मास्क पहने बैठी थी। मैं उसके पास गई। ठीक 2 मिनट बाद उसने एक भूरे रंग का कागे का बैग मेरी तरफ धकेला। उसके अंदर एक जोन, सिम कार्ड, ईयरफोन और एक यूएसबी थी। रिया ने फुसफुसाया, जरूरी दस्तावेज मैंने कॉपी कर लिए हैं बाजी, मैंने एक सुरक्षित ईमेल में सेव कर दिए हैं। जरूरत पड़ने पर इस फोन से खोलना। यह मेरे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। पासवर्ड है 1,23,456। इस्तेमाल के बाद पूरी तरह से डिलीट कर देना। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हारी बहुत कर्जदार हूं। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता थी। कर्म तो आसान है, रोरी यह है कि तुम सुरक्षित बाहर निकल सको। स्थिति और खतरनाक होती जा रही है। मैंने सिर हिलाया और कुछ ही मिनटों में कैसे निकल गई। ज्यादा देर रुकना शक पैदा कर सकता था। उस रात मैंने जानबूझकर सामान्य से ज्यादा उश रहने का नाटक किया। मैंने हल्के फुल्के मजाक किए, यहां तक कि रोहन से पूछा, रोहन आज रात हम कोई इल्म देखें? वो हैरान लग रहा था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। हम लिविंग रूम में बैठे और एक हॉलीवुड रोमांटिक इल्म लगाई। मैं इल्म नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ रोहन की भावनाओं से जाली आंखों को देख रही थी। वो बीच बीच में मुझे देखता, लेकिन उसकी नजरें अब एक पति की अपनी पत्नी पर पटकने वाली नजरें नहीं थीं। यह उस व्यक्ति की नजरें थीं जो अपनी योजना में एक लक्ष्य का मूल्यांकन कर रहा हो। फिल्म खत्म होने के बाद मैंने कोमल आवाज में कहा, लगता है इन कुछ दिनों में मैं थोड़ी संवेदनशील हो गई थी। मां करना रोहन, शायद नए माहौल की आदत नहीं है, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगी। रोहन मुस्कुराया। शादी के बाद पहली बार उसने मुझे देखकर मुस्कुराया था। कोई बात नहीं, मैं समझता हूं। मैं भी मुस्कुराई, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी योजना और भी सांच हो गई थी। कल रात मैं यह घर छोड़ दूंगी। मैंने कल रात का दिन इसलिए चुना क्योंकि वो मेरी सास का जन्मदिन था। घर पर एक छोटी सी पार्टी होगी जिसमें उनके कुछ करीबी दोस्त आएंगे। सबका ध्यान बटा रहेगा। अगले दिन मैंने पूरे दिन चुपचाप अपना निजी सामान, पहचान पत्र, थोड़ी नकदी, छोटे मोटे गहने और रिया से मिला नया फोन पैक किया।
मैंने सब कुछ एक छोटे से स्लिंग बैग में डाला और उसे कंबल की अलमारी में अंदर छिपा दिया। रोहन ने शादी के बाद से बेडरूम में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया था, इसीलिए वो उसे वहां कभी नहीं ढूंढेगा। रात में मेहमान आने लगे। शोभा जी ने एक सुंदर हरे रंग की ड्रेस और मोतियों का हार पहना हुआ था। वो एक आदर्श मेहमान की तरह मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। रोहन उनके बगल में खसा वाइन डाल रहा था और आदित्य जन्मदिन का केक ला रहा था। मैं भी मुस्कुराई, गिलास उठाया, यहां तक कि साथ में जोटो भी खिंचवाई। 9 बजे मैंने सिरदर्द का बहाना बनाकर कमरे में जाने की इजाजत ली। रोहन ने बिना शक किए सिर हिला दिया। रात करीबन 10 बजे घर शांत होने लगा। मैंने जैकेट पहनी, बैग लटकाया और चुपके से दूसरे माले के बेडरूम की खिड़की खोली। यह खिड़की साइड टेरेस की छत से जुड़ी हुई थी। पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रही थी और जानती थी कि यह कोना निगरानी कैमरे का ब्लाइंड स्पॉट है। मैंने दीवार के किनारे पर गद्दम रखा, खिड़की की लोहे की ग्रिल को पककर फिर अपने शरीर को नीचे की छत पर उतारा और घास के लॉन में कूद गई। टकराव से मेरे पैर में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं दौड़ती रही। मैंने पहले रिया के घर तक टैक्सी ली, फिर एक जरी नाम से मैंने शहर के बाहरी इलाके के एक शांत गेस्ट हाउस में एक अस्थाई कमरा किराए पर लिया। मैं न तो रोई और न ही घबराई। मैं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह जैसे ही मैंने नया फोन चालू किया, रिया का एक मैसेज आया। मीरा, कल रात कोई अजनबी तुम्हारी मां के घर आया था। पड़ोसियों ने बताया, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। बधू को बीमा कंपनी से बता रहे थे, लेकिन उनके बात करने का तरीका बहुत अजीब था। लगता है वो तुम्हारा पता लगा रहे हैं। मैंने झोन को कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें अटक रही थीं। उन्होंने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। मेरी मां थरे में थी। जैसे ही मैंने मैसेज पाया कि कोई अजनबी मेरी मां के घर आया था, मैंने तुरंत रिया को फोन किया। मेरी आवाज चिंता से कांप रही थी। उन्होंने मेरी मां के साथ कुछ किया तो नहीं? रिया ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं। बगल वाले अंकल जी ने बताया। वो बस गेट के सामने करीबन 5 मिनट तक बात करते रहे और फिर चले गए। लेकिन माहौल साफ तौर पर ऐसा था जैसे वो पूछताछ कर रहे हों। मुझे सब कुछ हाथ से निकलने से पहले तुरंत कुछ करना होगा। मैंने एक पल सोचा। मेरे दिमाग में अब एक पीड़ित बहू की छवि नहीं थी। वहां सिर्फ एक बेटी थी जिसे अपनी मां को एक चालाक परिवार से बचाना था। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं वापस आऊंगी, लेकिन सीधे नहीं। मैं पहले हमला करूंगी। 1 घंटे से भी कम समय में मैंने और रिया ने एक योजना बनाई। मेरा पहला पलटवार था रोहन के कुछ राहों को लीक करना। बात यह जो कानूनी रास्ते से नहीं, बल्कि आंतरिक मीडिया और सोशल मीडिया पर। मेरे हाथ में दस्तावेजों की तस्वीरें, विदेश में प्राप्तकर्ता के नाम के साथ वित्तीय डेटा, और सबसे महत्वपूर्ण, रोहन और नताशा नाम की महिला के बीच संदिग्ध लेन देन के सबूत थे। मैंने रोहन की कंपनी के HR विभाग को एक गुमनाम ईमेल भेजा। मैंने अवैध संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेजों की स्कैन कॉपी और वित्तीय डेटा संलग्न किया, जो साबित करता था कि रोहन बिना रिपोर्ट किए व्यक्तिगत संपत्ति को विदेश में स्थानांतरित कर रहा था। मैंने एक छोटा सा संदेश जोहा, वो सिर्फ एक झूठा पति ही नहीं, बल्कि एक धोखेबाज कर्मचारी भी है। देर होने से पहले पूरी तरह से जांच करें। मैंने एक गूगल ड्राइव फोल्डर का एक अस्थायी लिंक भी शामिल किया, जो सिर्फ 24 घंटे के लिए ही खुल सकता था। मुझे नहीं पता था कि यह कितना प्रभावी होगा, लेकिन मुझे यकीन था कि एक बड़ी कंपनी में वित्त से संबंधित रिपोर्ट तुरंत उच्चाधिकारियों का ध्यान खींचेगी। यह रोहन का ध्यान भटकाएगा। उसके बाद मैं बस से अपनी मां के घर की तर गई। मैंने टैक्सी या ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। मैंने शहर के पश्चिम में एक पुराने बस टर्मिनल पर बस बदली, फिर करीबन 1 किमी तक छोटी छोटी गलियों से पैदल चली। जब मैं पहुंची तो मां आंगन में पौधों को पानी दे रही थी। मुझे देखकर वो खुशी से दौड़ी, हे भगवान, बेटी तुम इन कुछ दिनों में कहां थी? तुमसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा था? मां बहुत चिंतित थी। मैंने मां को कसकर गले लगा लिया। मैं उनकी जाज़बाम की खुशबू महसूस कर सकती थी और उनकी कांपती सांसें सुन सकती थी। मैंने फुसफुसाया, मां, मीरा को मां कर दो। मैं अब ससुराल में नहीं रह सकती। मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी। हम लिविंग रूम में बैठे। मैंने सब कुछ बताया, उस ठंडी पहली रात से लेकर गुप्त कमरे, नताशा नाम की महिला तक, और सांस की छिपी हुई धमकियों तक। मेरी मां पूरी कहानी के दौरान चुप रहीं। उनके हाथ घुटनों पर कसकर बंधे थे, जैसे वो शांत रहने की कोशिश कर रही हों।
जब मैंने बताया कि वो माँ की जासूसी कर रहे थे तो माँ की नजरें गहरी हो गईं। तो कुछ दिन पहले गली के कोने में जो काली परछाई मैंने देखी थी वो मेरा वहम नहीं था। मैं चौंक गई। माँ ने उसे देखा था। माँ ने सिर हिलाया। करीबन 1 हफ्ते पहले रात 9 बजे एक आदमी बिजली के खंभे के पास खजा हमारे घर की तराब देख रहा था। माँ को लगा कोई शराबी है, लेकिन जब माँ ने दरवाजा खोला तो वो गायब हो गया था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पाँच गया। वो मेरे ससुराल छोड़ने से पहले ही माँ पर नर रख रहे थे। मैंने गंभीरता से कहा, माँ, कुछ समय के लिए बाहर या अकेले बाहर मत जाना। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि कुछ नहीं पता। मैं जल्द ही माँ को यहां से ले जाने के लिए आऊंगी। माँ ने सिर हिलाया। उनकी आवाज रुंध गई। माँ तुम पर विश्वास करती है, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वो परिवार कोई साधारण लोग नहीं लगते। मैंने अपनी माँ को देखा, वो महिला जिसने मुझे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की थी। मैं उसे इस खेल में अगला शिकार नहीं बनने दूंगी। उस रात मैं गेस्ट हाउस वापस गई और कुछ अप्रत्याशित हुआ। मेरा फोन बजा, एक अनजाना नंबर। मैंने उसे उठाया और सिर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से रोहन की आवाज आई, ठंडी और चाकू की तरह थे, बहुत छूब, बिना कोई सुराग छोए गायब हो गईं। यहां तक कि ऑफिस में दस्तावेज भी भेज दिए। मैं चुप रही। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से तुम सुरक्षित रहोगी? रोहन ने आगे कहा, अब सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी मां पर भी आस ध्यान दिया जाएगा। मैंने पॉन को कसकर पकड़ लिया। मेरी मां को छूने की हिम्मत भी मत करना। मैं सब कुछ सोशल मीडिया पर, पत्रकारों को, पुलिस को बता दूंगी। यही न हो तो आमा कर देख लो। रोहन व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। कर लो, देखते हैं कि तुम नतीजा देखने के लिए इंदा भी बचती हो या नहीं। ऑन कट गया। मैं करीबन 5 मिनट तक स्तब्ध बैठी रही। युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका था। मैंने हरिबन खोला और अपने तैयार किए गए एक बैकअप टेक्स्ट बायस बुक अकाउंट में लॉगिन किया। मैंने हल्के सबूतों के साथ एक पोस्ट अपलोड की। रोहन की तस्वीर नहीं, बल्कि नताशा के नाम के साथ दस्तावेजों का ढेर, और साथ में कैप्शन लिखा, जब पत्नी सिरछा एक ढाल बन जाए और संपत्ति पुरानी प्रेमिका के साथ भागने के लिए तैयार हो तो बदकिस्मती से पत्नी उतनी बेवकूफ नहीं होती जितना वो समझता है। मैंने इसे पब्लिक पर सेट किया और शादी और महिला समुदायों से संबंधित कुछ बैंक ग्रुप्स को टैग किया। 5 मिनट में पोस्ट करीबन 200 बार शेयर हो चुकी थी। 10 मिनट में 1000 से ज्यादा बार कमेंट्स की बाम आ गई। मुझे सीधे नाम लेने की जरूरत नहीं थी। मुझे सिर्फ रोहन को यह बताना था कि मैं यह कभी भी कर सकती हूं। और जैसा मैंने सोचा था, अगली सुबह मुझे एक गुमनाम पते से एक ईमेल मिला। विषय था, हमें बात करनी होगी। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, आज रात 8 बजे कहे सेरुनी में। अगर तुम अपनी मां को सलामत चाहती हो तो किसी को साथ मत लाना। मैं सीधी बैठ गई। खेल अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका था। मैंने ईमेल प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन को घूर कर देखा। आज रात 8 बजे कई सेरुनी में। अगर तुम अपनी मां को सलामत चाहती हो तो किसी को साथ मत लाना। अभी सुबह के 10 बजे थे। अगले 10 घंटों में सब कुछ बदल सकता था। या तो मैं नियंत्रण वापस पा लूंगी या सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी कि अकेले जाऊं, और न ही इतनी भोली थी कि यह मानूं कि सिरजा रोहन ही आएगा। मैंने रिया को फोन किया। रिया, मुझे आज रात कहे सेरुनी में मिलने का बुलावा आया है। वो मेरी मां को धमकी दे रहे हैं अगर मैं किसी को साथ लाई। तुम जाओगी? हाँ, लेकिन अकेले नहीं। मैंने और रिया ने एक विस्तृत योजना बनाई, हर संभावना का अनुमान लगाते हुए। रिया ने मीडिया की दुनिया में अपने एक दोस्त श्री वर्मा जी से मदद मांगी, एक वरिष्ठ पत्रकार जो अक्सर सिविल मामलों की जांच में उसकी मदद करते थे। वो एक आम मेहमान के तौर पर पास की मेह पर बैठेंगे, एक रिकॉर्डर और एक छोटा कैमरा लेकर। कहे के बाहर रिया एक किराए की कार में तैयार रहेगी, अगर कुछ होता है तो मुझे ले जाने के लिए। मैंने जुद एक सुपर छोटा रिकॉर्डर तैयार किया जिसे कपों के कोने में छिपाया जा सकता था, और एक अतिरिक्त जोन जो पूरी मुलाकात के दौरान कॉल रिकॉर्ड करता रहेगा। जो भी हो, मेरे हाथ में सबूत होना चाहिए। शाम 7:30 बजे तय समय से आधा घंटा पहले मैं कैचे सेरुनी पहुंची। वो कैचे एक शांत गली के अंदर था, जिसमें एक छोटा सा बगीचा, एक तालाब और पुरानी भूरे रंग की लकड़ी की मेहें थीं। वहां ज्यादा सीसीटीवी या ग्राहक नहीं थे। यही वजह थी कि रोहन ने यह जगह चुनी। मैंने एक दीवार के पास की सीट चुनी जिसकी पीठ एक पौधे के गमले से ढकी हुई थी।
मेरे बैग में अतिरिक्त पौन था, मेरे कपों के नीचे रिकॉर्डर था और मेरी आंखों में अब और धमकी न सहने का दृढ़ संकल्प था। शाम 7:59 पर कोई अंदर आया। वो श्रीमती शोभा शर्मा थीं। मैं लगभग अपना पानी का गिलास गिराने ही वाली थी। उन्होंने एक लंबा कोट, काले चश्मे और एक मास्क पहना हुआ था, लेकिन मैंने तुरंत उनकी शालीन मुद्रा और उनके छाछ चलने के तरीके को पहचान लिया। उन्होंने अपने काले चश्मे उतारे, मेरे सामने बैठी और अपना हैंडबैग मेज पर रख दिया। एक भी शब्द नहीं कहा गया। मैंने एक गहरी सांस ली, जुद्द को शांत करने की कोशिश की। मुझे लगा था कि रोहन आएंगे। उन्होंने धीरे से कहा, वो ईमेल मैंने ही उसे लिखने को कहा था। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी। मैंने उनकी आंखों में सीधे देखा। तो कहिए, आप मेरी मां के साथ क्या करने वाली हैं? वो हल्की सी मुस्कुराईं। तुम्हारी मां अभी भी सुरक्षित है जब तक तुम समझदारी से काम करोगी। मैं व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। समझदारी से काम करना मतलब चुप रहना, आंखें और कान बंद कर लेना जब तक आपका परिवार सारी संपत्ति ट्रांसफर करके विदेश भाग न जाए, या मुझे एक कठपुतली बने रहना होगा, क्योंकि अगर मैं विरोध करूंगी तो आप मेरी मां को धमकी देंगी। शोभा जी की भौहें तन गईं, उनकी नजरें तय हो गईं। तुम उससे ज्यादा होशियार निकली जितना मैंने सोचा था। आप हलत थीं, मैंने दृढ़ आवाज में कहा। मैं सिर्फ एक मां की बेटी हूं और जो कोई भी मेरी मां को छुएगा, मैं आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हूं। हमारे आसपास की हवा भारी महसूस हो रही थी। वो मिलनसार और कोमल इंसान जो मैं पहली बार बहू बनने पर मिली थी, वो गायब हो चुकी थी। मेरे सामने अब एक चालाक, ठंडी और हिसाब किताब करने वाली महिला बैठी थी, एक कठपुतली चलाने वाली जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। वो कुर्सी पर पीछे झुकी और अपने हाथ मोड़ लिए। अगर तुम समझदार हो तो तुम जानती हो कि अभी पीछे हटना अपनी इज्जत और जान बचाने का तरीका है। अगर तुम ऐसे ही करती रहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि तुम्हारी मां और कितने दिन चैन से जी पाएगी। मैंने उन्हें घूर कर देखा। तो फिर मैं आपको बताती हूं कि अगर आप धमकी देना जारी रखेंगी तो क्या होगा। पहला, जो गुमनाम ईमेल मैंने रोहन की कंपनी के एचआरडी को भेजा था, उसका जवाब आ गया है। आंतरिक जांच शुरू हो चुकी है। दूसरा, जो वित्तीय दस्तावेज आपने उस खाली कमरे में छिपाए थे, मैंने उन सब की कॉपी बना ली है। और आपकी एक और धमकी, सब कुछ मीडिया कम्युनिटी ग्रुप्स में फैल जाएगा। तीसरा, सोशल मीडिया पर पहली गुमनाम पोस्ट से पहले ही हलचल मच चुकी है। लोग अंदाजा लगाने लगे हैं कि वो पति कौन है जो अपनी पत्नी को ढाल बना रहा है, और वो जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। आपको लगता है कि नियंत्रण आपके हाथ में है, लेकिन असल में आपने अभी अभी मेरे हाथ में चाकू थमाया है। शोभा जी चुप हो गईं। उनका मुंह कसकर बंद था। मैंने उन्हें कभी इस तरह अपना संयम खोते नहीं देखा था। उनकी नजरें डगमगा रही थीं और उनके दोनों हाथ उनके बैग के पट्टे को हल्का हल्का मसल रहे थे। साथ था कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी विस्तार से जवाब दूंगी। एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने सिर झुकाया और धीरे से कहा, तुम क्या चाहती हो? मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। पहला, आपका परिवार मेरी मां को छुएगा या उनसे एक शब्द भी नहीं पूछेगा। दूसरा, मेरे नाम का इस्तेमाल करने वाले सभी संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों का स्वामित्व तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। तीसरा, रोहन मुझसे संपर्क करने, पास आने या इस शादी के बारे में जनता में कोई भी झूठ फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। आखिर में, मैं शांति से जाना चाहती हूं, लेकिन अगर किसी ने कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। शोभा जी ने मुझे देर तक देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तुम जीत गईं, मैं मानती हूं। मैं बिना कोई सम्मान दिखाए या पीछे मुए खई हुई और कैसे बाहर चली गई। मेरे सीने पर पासैकों किलो का बोझ जैसे सायब हो गया था। रिया और श्री वर्मा जी, जो मुझे बाहर निकलते देख रहे थे, ने तुरंत कार आगे बढ़ाई और मुझे ले लिया। कार में मैं बस चुपचाप दूर टिमटिमाती शहर की रोशनियों को देखती रही। मैं जानती थी कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैंने डर को पार कर लिया था। मैं अब एक फंसी हुई बहू नहीं थी। मैं एक ऐसी महिला थी जो अपने दुश्मन को जानती थी और झुकने से इनकार करती थी। उस रात मुझे एक अनजान नंबर से आखिरी मैसेज मिला, तुम्हारी मां सुरक्षित है और तुम गायब हो जाओ, कभी वापस मत आना। मैं मुस्कुराई और उस मैसेज को डिलीट कर दिया। मैं शायद गायब हो जाऊंगी, लेकिन डर के मारे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं जीत चुकी थी। कैसेरुनी में शोभा जी से मुलाकात के बाद मैं सच में सभी सोशल मीडिया से गायब हो गई। अब कोई अर्थपूर्ण पोस्ट या गुमनाम लीक नहीं थे।
सब कुछ खामोश था, जैसे मैं सच में इस शहर से गायब हो गई हूं। मैं दिल्ली से हरिबंद 200 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से तटीय शहर में चली गई। वहां मैंने एक रिटायर्ड टीचर का एक साधारण सा घर किराए पर लिया और एक शांत जीवन जीने लगी। मैंने पश्चिमी अकाउंट से कुछ छोटी कंपनियों के लिए फ्रीलांस कंटेंट राइटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। कोई मेरा नाम नहीं जानता था और किसी को ज्यादा परवाह भी नहीं थी। आखिरकार मैं चैन की सांस ले सकती थी, लेकिन यह शांति सिर्फ 27 दिनों तक ही चली। उस रात जब मैं कपड़े तह कर रही थी, मेरा अतिरिक्त दोन, जिसे मैं गुप्त संदेशों के लिए इस्तेमाल करती थी, अचानक बज उठा। एक अनजान नंबर जिसमें कोई पहचानने योग्य एरिया कोड नहीं था। मैं एक पल के लिए झिझकी और फिर उसे उठाया। हेलो। दूसरी तरह से एक आदमी की कर्कश और कांपती हुई आवाज आई। हेलो, क्या मैं मीरा से बात कर रहा हूं? मैंने भौहें सिकोई। सतर्क, आप कौन हैं? वो एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर एक ऐसा वाक्य कहा जिसने मुझे सन्न कर दिया। मैं नताशा का एक्स बॉयफ्रेंड हूं। कमरे की हवा जैसे जम गई। वो नाम नताशा। मैंने सोचा था कि वो नाम अतीत में कहीं गहरे दचन हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो नाम फिर से सामने आ गया, इस बार एक अजनबी आदमी के मुंह से। मैंने भोन को कसकर पकड़ लिया। आपने मुझे भोन क्यों किया? मुझे पता है कि आपके और रोहन के बीच क्या हुआ, और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए। नताशा सिर्फ रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। वो लंदन में करीबन 4 साल तक पति पत्नी की तरह रहे, बस शादी रजिस्टर नहीं की। और सबसे बरूरी बात, वो अब गर्भवती है। मेरी सांसें रुक गईं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कमजोर होकर कुर्सी पर बैठ गई, मेज का कोना पकड़कर। सबूत? क्या आपके पास सबूत है? हाँ, और मैं उसे भेज सकता हूं। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। नताशा ऐसी महिला नहीं है जिसे आप हल्के में ले सकें। उसने मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब वो आपके साथ भी वही कर रही है। 10 मिनट से भी कम समय में कुछ तस्वीरें और एक वॉइस रिकॉर्डिंग फाइल मेरे अस्थायी ईमेल पर आ गई। उनमें से एक तस्वीर लंदन के एक मैटरनिटी क्लिनिक में रोहन और नताशा की थी। नताशा ने एक प्रेगनेंसी ड्रेस पहनी हुई थी और रोहन का हाथ पकड़ा हुआ था। रोहन का चेहरा तनाव में था, भारत में दिखाए गए उसके शांत स्वभाव से बहुत अलग। संलग्न रिकॉर्डिंग जाइल, नताशा और उस आदमी के बीच एक झगड़े की थी जिसने अभी मुझे जोन किया था। नताशा की आवाज चाकू की तरह तेज थी। तुम एक हारे हुए इंसान हो, पैसे नहीं कमा सकते, कोई रुतबा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहूंगी? तो उस रोहन में क्या कर्क है? वो भी मुझसे ज्यादा अमीर नहीं है, लेकिन उसकी मां उसका साथ देती है, और वो इतना बेवकूफ है कि मैं उसे नियंत्रित कर सकती हूं। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न सा हो गया। वो महिला सिर्फ एक पुरानी प्रेमिका नहीं थी, वो नियंत्रक थी, सबके पीछे की असली कठपुतली चलाने वाली। यहां तक कि मेरी सांस भी शायद उसके हाथ में सिर्फ एक मोहरा थी। अब मैं समझ गई कि शोभा जी इतनी जल्दी संपत्ति विदेश क्यों ले जाना चाहती थी। सिर्फ रोहन के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मां और बेटा सच्चाई सामने आने से बहुत पहले दूर भाग सकें। और शायद मैं अकेली थी जिसने उस योजना को बिगाड़ दिया था। अगली सुबह मैंने फिर से रिया से संपर्क किया और उसे इस नई स्थिति के बारे में सब कुछ बताया। वो काफी देर तक चुप रही और फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या शोभा जी को भी धमकी दी गई है? तुम्हारा मतलब? मैंने बैंक में अपने एक परिचित के धैर्य और गहराई से पता किया है। लगता है नताशा के पास रोहन के प्रिय शोभा जी के नाम के 3 बड़े खातों के पासवर्ड हैं। उनमें से एक विदेश के बैंक में है, तो उन्हें भी नताशा नियंत्रित कर रही है। रिया ने बोन पर सिर हिलाया। बहुत हद तक यही संभावना है मेरे ख्याल से। शुरू में नताशा और रोहन ने तुम्हें फंसाने के लिए मिलकर काम किया, लेकिन फिर नताशा ने पासा पलट दिया। अब शोभा जी फंस गई हैं। मैं स्तब्ध बैठी रही, मेरा सिर चकरा रहा था। सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने सोचा था कि मैं जीत गई हूं, लेकिन असल में मैंने इस जाल की सिर्फ पहली परत ही खोली थी। और अगर रिया और उस आदमी की बातें सच थीं, तो नताशा ही इस सब के पीछे की असली निर्देशक थी। उस रात मुझे एक गुमनाम मैसेज मिला, खेल तो अभी शुरू हुआ है, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। कोई नाम या तस्वीर नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि यह जरूर नताशा होगी। मैंने उस छोटे तटीय शहर के घर की खिड़की से बाहर देखा।
खिड़की की दरार से हवा अंदर आ रही थी, जिससे सैयद पर्दे एक ऐसे घाव की तरह हिल रहे थे जो अभी तक भरा नहीं था। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। अब वापस जाने का समय आ गया था, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ जत्न करने के लिए। उस गुमनाम धमकी भरे संदेश को पाने के 2 दिन बाद मैं आधी रात को चुपचाप दिल्ली लौट आई। मैंने रिया या अपनी मां को नहीं बताया। यह मामला मुझे अकेले ही सुलझाना था। शहर पहुंचकर मैंने एक गहरी गली में एक छोटे से होटल में एक कमरा किराए पर लिया। एक शांत जगह जहां सचक की बत्तियां धुंधली थीं और पुराने घर जामोश थे। यही सादगी मुझे सुरक्षित महसूस करा रही थी। मैंने एक जरही पहचान पत्र से कमरा किराए पर लिया और सब कुछ नकद में भुगतान किया। मैं जानती थी कि इस बार की वापसी की यात्रा में शायद घर लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगली सुबह मैं रोहन के घर के सामने गई। मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी कि अंदर जाऊं। मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि सब कुछ अपनी जगह पर है, और सबसे जरूरी, क्या शोभा जी अभी भी वहां थीं? मैं सचक के उस पार एक कैहे में बैठ गई, एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की और काले चश्मे के पीछे से उस सचद लोहे के गेट को घूरने लगी। 15 मिनट बाद गेट खुला और एक काली लग्जरी सेडान बाहर निकली। उसके अंदर रोहन था। उसने एक शर्ट पहनी हुई थी और जोन कान से लगा हुआ था। उसका चेहरा उलझा हुआ और जल्दबाजी में लग रहा था। कार तेजी से शहर के केंद्र की ओर भाग गई। ठीक उसी समय घर का दरवाजा फिर से थोड़ा खुला। शोभा जी बाहर निकलीं। उन्होंने घर के कपाए पहने हुए थे और पहले से ज्यादा दुबली लग रही थीं। उनके बाल ऊपर बंधे थे और उनके हाथ में एक छोटा सा कुएं का थैला था जिसे वो बाहर ले जा रही थीं। मैंने उनकी आंखों में थकान, हालीपन और चिंता को पहचान लिया। यह अब उस शक्तिशाली महिला की नजरें नहीं थीं जो कै सेरुनी में मेरे सामने बैठी थीं। यह एक ऐसे व्यक्ति की नजरें थीं जिसे नियंत्रित किया जा रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और उस नंबर पर एक छोटा सा संदेश भेजा जो आगे पर मैंने कभी सेव किया था। मुझे नहीं पता था कि वो अब भी इसे इस्तेमाल करती हैं या नहीं। अगर आपको धमकी दी जा रही है तो कल सुबह 9 बजे कृपया बालकनी में बाहर आएं और एक चाय का कप पखें। मैं इंतजार करूंगी। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि शोभा जी बेवकूफ नहीं है। अगर उन्हें सच में धमकी दी जा रही है तो वो इस कोड को समझ जाएंगी। अगली सुबह 9 बजे से कुछ मिनट पहले मैं उसी कैए में उसी जगह पर बैठी थी जो सीधे घर के पहले माले की बालकनी के सामने थी। मैं उस कमरे की खिड़की की ओर घूर रही थी। मेरा दिल जोर होर से धड़क रहा था। 8:59 पर कमरे की खिड़की अभी भी बंद थी। मैंने कौड़ी का कप पक्ष लिया। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। ठीक 9:00 बजे खिड़की खुली। शोभा जी बाहर आई। उनके हाथ में एक सैयद चाय का कप था। वो ठीक 5 सेकंड तक चुपचाप खई रहीं और फिर शांति से अंदर चली गईं। मैंने कप नीचे रखा और राहत की सांस ली। उन्होंने चुपचाप पुष्टि कर दी थी। उस दोपहर मैंने एक हाथ से लिखा पत्र तैयार किया जिसमें मैंने जो कुछ भी जाना था उसका सारांश था। रोहन और नताशा का असली रिश्ता, विदेश में संपत्ति का हस्तांतरण, नताशा के नाम पर गुप्त खाते और नताशा के एक्स बॉयफ्रेंड द्वारा दी गई तस्वीरें और वॉइस रिकॉर्डिंग। मैंने सब कुछ एक मोटे लिहाए में डाला, उसे एक छोटे से बक्से में रखा और उसे एक तत्काल कुरियर के जरिए उस घर पर भेज दिया। डिलीवरी नोट पर मैंने सान लिखा, श्रीमती शोभा शर्मा के लिए, सीधे हाथ में दें, किसी और को न सौंपें। रात में करीबन 10 बजे मुझे एक अनजान लैंडलाइन नंबर से डोन आया। मैं जानती थी कि यह रोहन के घर का होन नंबर है। जब मैंने उसे उठाया तो शोभा जी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। क्या यह सच में तुम हो? हाँ माँ जी, यह मैं हूं। क्या आपने सब कुछ पा लिया? हर शब्द। मुझे नहीं पता था कि मामला इतना आगे बढ़ चुका है। मैं चुप रही। उन्होंने आगे कहा, उसने मुझे धोखा दिया। रोहन को भी। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक बाधा हो जिसे नताशा के वापस आने से पहले हटाना है, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ। अब मैं ही दांव पर लगी हूं। नताशा ने सारे पासवर्ड ले लिए हैं। जो इमरजेंसी ढंढ मैंने लंदन में रखा था वो भी अब किसी तीसरे पक्ष के नाम पर है जिसे मैं नहीं जानती। उसने रोहन को धोखा देकर ऑथेंटिकेशन कोड हासिल कर लिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर मेरे सीने में भारीपन महसूस हुआ। मुझे नहीं पता था कि खुश हूं या दुखी। तो अब आपका क्या प्लान है? एक पल की खामोशी के बाद शोभा जी ने अपनी आवाज धीमी की। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुरंत राजी नहीं हुई। आपने मुझे चोट पहुंचाई, मुझे संपत्ति हस्तांतरण के लिए एक ढाल के रूप में एक झूठी शादी में फंसाया।
अब जब हालात थोड़े पलट गए हैं तो आप मुझे ढूंढ रही हैं। शोभा जी ने एक सांस ली। उनकी आवाम रुंध गई। मुझे पता है मैं पलट थी, लेकिन अब मैं अकेले बाहर नहीं निकल सकती। सिर्फ तुम ही इस स्थिति को पलट सकती हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने सीधे पूछा, बदले में आप क्या चाहती हैं? सिरसा, एक चीज, मुझे वो यूएसबी वापस पाने में मदद करो जिसमें नताशा के पास मौजूद असली सबूत हैं। पहले मैंने उसे छिपाया था, लेकिन अब वो उसके हाथ में है। मैंने एक पल सोचा, मुझे पासपोर्ट की फोटोकॉपी, नताशा से संबंधित बैंक लेन देन के दस्तावेज और विदेश में फंड ट्रांसफर में मदद करने वाले तीसरे पक्ष की जानकारी चाहिए। क्या आप ये दे सकती हैं? हाँ, मैं सब कुछ दूंगी, बशर्ते तुम वो यूएसबी वापस ला सको। मैंने एक गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। दो लोग जो कभी दुश्मन और शिकार थे, अब एक ही मकसद के लिए एक हो गए थे, पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड को गिराना। मैं जानती थी कि यह योजना मेरे द्वारा किए गए किसी भी काम से ज्यादा खतरनाक होगी, लेकिन मैं नताशा को सब कुछ राख में मिलाने नहीं दे सकती थी। मैं अपनी माँ या जुद्द को हमेशा के लिए डर में जीने नहीं दे सकती थी, और सबसे जरूरी, मैं नहीं चाहती थी कि नताशा और रोहन का भविष्य का बच्चा हिसाब किताब और धोखे से भरे अंधेरे में पले बाए। इसे यहीं खत्म करना होगा। मैंने और शोभा जी ने एक पुराने अपार्टमेंट में मिलने का फैसला किया, जो उन्होंने कभी किराए पर देने के लिए एरिदा था। वो जगह शांत थी, बिना कैमरों के, उन बातों पर चर्चा करने के लिए एकदम सही थी जो लोगों को नहीं देखनी चाहिए। शोभा जी 10 मिनट पहले पहुंची। जब मैं अंदर गई तो वो एक मेम के सामने थोड़ी झुकी हुई बैठी थीं। उनके हाथ में एक चाय का कप था, लेकिन वो उसे पी नहीं रही थीं। एक हिस्से में वो कई साल बूढ़ी लग रही थीं। तुम आ गई? उन्होंने धीरे से कहा। उनकी नजरें मेरी तर नहीं बल्कि हाली जगह पर थीं। वो यूएसबी अब नताशा द्वारा एसएससीबीडी में किराए पर लिए गए एक लग्जरी अपार्टमेंट में एक छोटी सी तिजोरी में है। वो अपार्टमेंट पहले रोहन के नाम पर था, लेकिन अब उसे किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया है। तिजोरी में फिंगरप्रिंट और एक अंकीय कोड का पासवर्ड है। अंक मुझे याद हैं और फिंगरप्रिंट रोहन का है। रुशिस्मती से मैंने एक बार संपत्ति सुरक्षा कार्ड के लिए उसका फिंगरप्रिंट कॉपी किया था, और वो फाइल अभी भी मेरे पास है। मैंने अपनी भौहें उठाईं और ठंडे स्वर में कहा, आप सच में बहुत हिसाब किताब करने वाली हैं, है ना? पैसे और इच्छलत को प्राथमिकता देने वाले परिवार में रहना आपको इंदा रहने के तरीके सीखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं देता। मैंने सिर हिलाया, अपने अतीत के गुस्से को एक तरफ रख दिया। अब हमारे बीच एक ऐसा समझौता था जो विश्वास पर नहीं बल्कि नतीजे पर आधारित था। योजना 1 घंटे में तैयार हो गई। पहला, मैं नताशा के अपार्टमेंट के पास जाने के लिए एक पैकेज कुरियर के रूप में भेस बदलूंगी। दूसरा, शोभा जी रोहन को घर से बाहर बुलाएंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नताशा अकेली है। तीसरा, रिया का एक हैकर दोस्त 15 मिनट के लिए बिल्डिंग की सीसीटीवी प्रणाली को जाम कर देगा, जिससे मुझे घुसपैठ करने और यूएसबी लेने का समय मिल जाएगा। चौथा, तिजोरी मुख्य बेडरूम में एक अलमारी के अंदर है, जो एक बाई पेंटिंग के पीछे छिपी है। शोभा जी के विवरण के अनुसार मेरे पास घुसपैठ का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास था कि खाई के किनारे पर खसा एक हताश व्यक्ति सबसे साहसी कदम उठाता है। उस रात मैंने एक कुरियर कंपनी की नजली वर्दी, चेहरे को ढकने वाली एक टोपी और एक मास्क पहना। मेरी जेब में दस्ताने, एक डिजिटल लॉक पिकर और शोभा जी की साइल से प्रिंट किया गया और एक नरम सिलिकॉन परत पर चिपकाया गया फिंगरप्रिंट की कॉपी थी। नताशा का अपार्टमेंट एसएससीबीडी के केंद्र में एक आधुनिक गगनचुंबी इमारत में था, जिसमें सुरक्षा गार्ड, बहुत सारे कैमरे और एक हमेशा रोशन लॉबी थी। लेकिन ठीक 7:30 बजे रिया के हैकर ने एक संदेश भेजा, सिस्टम हैक हो गया है, तुम्हारे पास 15 मिनट हैं। मैं अंदर गई। लॉबी के अधिकारी ने मुझे देखकर सिर हिलाया, क्योंकि मैंने पहले ही फोन करके दावा किया था कि मैं यूनिट 1805 के मालिक के लिए एक आपातकालीन पैकेज देने आ रही हूं। उसे शक नहीं हुआ। मैं लिफ्ट से 18वीं मंजिल पर गई। मेरा दिल जैसे बाहर निकलने को था। 8:11 पर मैं यूनिट 1805 के सामने खड़ी थी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अपना कान दरवाजे से लगाया, पूरी तरह से खामोशी। मैंने डिजिटल लॉक पिकर निकाला और फिंगरप्रिंट सिलिकॉन को उसके सेंसर पर लगाया।
एक बीप की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। मैं अंदर गई। अपार्टमेंट आलीशान लेकिन ठंडा था। सब कुछ इतनी सलीके से रखा था कि बेजान लग रहा था। मैं सीधे मुख्य बेडरूम की तरफ गई। जैसा शोभा जी ने कहा था, बिस्तर के सामने की दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग थी। मैंने उसे थोड़ा खिसकाया और तिजोरी दिखाई दी। मेरे हाथ पसीने से भीग रहे थे। मैंने रोहन की जन्मतिथि 2,71,189 डाली। फिर मैंने सिलिकॉन फिंगरप्रिंट को स्कैनर पर लगाया। क्लिक, तिजोरी खुल गई। उसके अंदर एक काली यूएसबी, गहनों से भरा एक लक्की का बक्सा और दस्तावेजों का एक ढेर था। मुझे बारी किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैंने वो यूएसबी ली और तुरंत उसे अपनी छाती की जेब में डाल लिया। जब मैं तिजोरी बंद करने वाली थी तो किसी चीज ने मुझे रोक दिया। एक पुराना होन। मैं झिझकी। मेरा समय कम था, लेकिन मेरे अंतर्ज्ञान ने मुझे उसे लेने के लिए कहा। मैंने वो होन भी ले लिया। तिजोरी का दरवाजा बंद किया, पेंटिंग को पहले की तरह वापस लगाया और जल्दी से बाहर भागी। लेकिन इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर निकल पाती, मैंने डिजिटल दरवाजे के ताले के धीरे धीरे घूमने की आवाज सुनी। मैं जम सी गई। एक जानी पहचानी महिला की आवाज सुनाई दी। मुझे पता था तुम आओगी। वो नताशा थी। वो वहां एक काले सूट में खड़ी थी, बाल ऊपर बंधे हुए, ऊन जैसे लाल रंग की लिपस्टिक लगाए। मुझे एक शिकारी की तरह घूर रही थी जो अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा हो। मुझे पता था शोभा जी धोखा देंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आओगी। मेरे पास शब्द नहीं थे। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, नताशा तिरछी मुस्कुराई। वो यूएसबी नजली है। बधाई हो, तुमने उम्मीदों से भरा एक प्लास्टिक का टुक्का हासिल कर लिया है। मैं एक बददम पीछे हटी, अपनी जेब को कसकर पकते हुए। लेकिन एक बात जान लो मीरा, मैं कभी भी खेल के बोर्ड के नीचे बारूदी सुरंगें बिछाए बिना नहीं खेलती। अब तुम यहां बैठोगी और मेरे द्वारा दी गई शर्तों को सुनोगी। हमेशा के लिए चुप रहने के एक समझौते पर हस्ताक्षर करो और 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ दो। अगर नहीं, उसने अपना छोन निकाला, तो यह वीडियो तुम्हारी मां की कंपनी और सभी मीडिया को भेज दिया जाएगा। हाँ, इस वीडियो में तुम्हारी मां है। मैं सन्न रह गई। विश्वास नहीं हो रहा था। नताशा ने मेरी मां को पहले ही फंसा लिया था। मैंने सोचा था कि चाकू मेरे हाथ में है, पर असल में मेरी ही गर्दन कुल्हाड़ी के नीचे खींची जा रही थी। मेरे सीने में उत्साह उबल रहा था। मैंने अपनी धड़कनों को नियंत्रित किया और चुपके से अपनी पिछली जेब में रखे अतिरिक्त ओन को टटोला। वो ओन जो रिया ने तैयार किया था, जिसमें एक SOS बटन था जो दूर से ही रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता था। मैंने उसे धीरे से दबाया। एक बहुत ही हल्की बीप की आवाज आई। मैं अभी हारी नहीं हूं, लेकिन इस बाजी को पलटने के लिए शायद मुझे अपनी जान दांव पर लगानी होगी। मैं स्तब्ध खड़ी रही। दिल जैसे फटने को था। नताशा लिविंग रूम के सोफे पर शान से बैठ गई, अपनी टांगें क्रॉस करके, ऐसे आराम से जैसे वो पूरे खेल पर हावी हो। उसकी नौरें मुझ पर से नहीं हटी। उसकी लंबी और लचीली उंगलियां धीरे धीरे उस जोन को सहला रही थीं जिसमें धमकी वाला वीडियो था। मीरा, जानती हो मुझे तुम जैसी औरतों में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नताशा तिरछी मुस्कुराई। जब तुम हताशा में छटपटाती हो, महबूत और आत्मविश्वासी होने का नाटक करती हो, लेकिन यह भूल जाती हो कि तुमने जो भी रास्ता चुना है उस पर मैंने पहले ही बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कुराई। बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। मेरे कोट की पिछली जेब में रखा होन रिया का बनाया हुआ एक छास उपकरण था जो दूर से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करके उसे क्लाउड पर सेव कर सकता था। नताशा का बोला हुआ हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। मैंने अपनी आवाज धीमी की। आप क्या चाहती हैं? नताशा ने एक मोटी दस्तावेजों की जाइल मेरी तरफ फेंकी। गोपनीयता का समझौता, इस पर हस्ताक्षर करो और 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ दो। रोहन या उसकी मां से फिर कभी संपर्क मत करना। किसी भी दस्तावेज में मेरा नाम मत लेना। और हां, जो कुछ भी तुमने ढूंढा है उसके बारे में मुंह मत खोलना। मैंने उस समझौते को देखा और व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करती हूं, सिर्फ एक उंगली का स्पर्श, तुम्हारी मां का वीडियो 5 बकबे समुदायों में फैल जाएगा। उन पर विदेश से बिना रिपोर्ट के पैसे लेने के आरोप में जांच होगी। तुम्हारी मां इस तरह का घोटाला नहीं सह पाएंगी। मैंने अपने सीने में उबलते गुस्से को दबाया। आप जानती हैं,
है ना? किसी को निजी वीडियो से धमकी देना एक आपराधिक कृत्य है। ओह, बिल्कुल जानती हूं, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी चुप्पी ही दुश्मन को लापरवाह बनाने का सबसे तैंतरिया होती है। 10 मिनट बाद मैंने हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होने का नाटक किया। मैं बैठी और उस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। ठीक जब वो जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराई, मैंने अपना मुंह खोला। नताशा, एक चीज आप भूल गई। उसकी भौहें तन गईं। क्या मैं यहां अकेली नहीं आई हूं? नताशा की नहरें गहरी हो गईं। वो जल्दी से खजी हो गईं, लेकिन मैंने पहले ही अपनी सामने की जेब से अतिरिक्त दोन निकाल लिया था। 17 मिनट से ज्यादा समय से चल रही लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग स्क्रीन दिखाते हुए मैंने ठंडे स्वर में कहा, आपने अभी जो कुछ भी कहा है वो इस समय एक समाचार एजेंसी के क्लाउड सर्वर पर रियल टाइम में सेव हो रहा है। मुझे सिर्फ यह लिंक कुछ पत्रकार दोस्तों को भेजना है, और विश्वास कीजिए वो नताशा नाम को रातों रात नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने के लिए तैयार हैं। नताशा का चेहरा पीला पा गया। मैंने आगे कहा, और मेरी मां के वीडियो के बारे में आप उसे अपलोड कर दीजिए। देखते हैं कि पहले किसे सजा मिलती है, निजता का उल्लंघन या एक बुजुर्ग के साथ की गई साजिश। क्या आपको यकीन है कि आप उस जांच से बचने के लिए काजी साफ सुथरी हैं? नताशा ने अपना बौन कसकर पकड़ लिया। उसके हाथ सुस्से से कांप रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि बाजी पलट चुकी है। मैं पास गई और अपनी आवाज धीमी की। पहले मैं पीछे हटती थी, चुप रहती थी और डरती थी, लेकिन अब और नहीं। आप मनोवैज्ञानिक खेल खेल सकती हैं, धमकी दे सकती हैं और जाल बिछा सकती हैं, लेकिन एक चीज आप भूल गईं, मेरे पास विश्वास है और मेरी तरफ लोग हैं। नताशा व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। लोग? तुम्हारा मतलब शोभा जी से है? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे प्रति वफादार रहेंगी? कितनी भोली हो वो, सिर्फ तुम्हें अपना नियंत्रण वापस पाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। मैं चुपचाप नताशा की आंखों में सीधे देखती रही। हो सकता है, लेकिन कम से कम उन्हें अपनी गलती का एहसास है, जबकि आपको यह नहीं पता कि कब रुकना है। मैं उस अपार्टमेंट से बिना पीछे मुए बाहर चली गई। जब मैं लॉबी में पहुंची तो रिया अपने हाथ में लैपटॉप लिए इंतजार कर रही थी। स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो चल रहा था। सफलतापूर्वक सेव हो गया था। सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। आवाभा की गुणवत्ता सा है। अगर यह मीडिया में लीक हो गया तो वो खत्म। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मैं अभी रुकना नहीं चाहती थी। 3 दिन बाद मैंने सभी दस्तावेज, रिकॉर्डिंग फाइल और तस्वीरें रिया के एक दोस्त वकील श्री गुप्ता जी को भेज दी, जो वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार लोगों के मामलों को संभालने में माहिर थे। श्री गुप्ता एक सलीके से, तेजी से और बहुत ही तेज दिमाग वाले वकील थे। उन्होंने सिर्फ एक नजर में दस्तावेजों को देखा और तुरंत कहा, यह एक स्पष्ट कानूनी उल्लंघन का मामला है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, झूठी शादी, व्यक्तिगत धमकी और अवैध समझौते के लिए मजबूर करना शामिल है। मैं अपराध शाखा और अभियोजन पक्ष के पास एक आपातकालीन मुकदमा दायर करूंगा, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। अगर यह मामला भागा तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। मैंने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। उस शाम एक अप्रत्याशित जोन आया, रोहन का। मैं एक पल के लिए झिझकी और फिर उसे उठाया। उसकी आवाज रुंध गई थी। मीरा, प्लीज ऐसा मत करो, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। अब आपको डर लग रहा है? तुम नहीं जानती, नताशा कोई साधारण इंसान नहीं है। वो सच में पागल है। अगर तुम उसे छुओगी तो तुम्हारी मां और मेरी मां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैं व्यंग्यात्मक रूप से हंसी। ऐसे बात मत कीजिए जैसे आपको किसी की चिंता करने का हक है। शुरू से लेकर आखिर तक आप सिर्फ एक कायर हैं जो इधर उधर डोलता रहा, एक औरत के हाथों में खेला। आप ही ने मुझे इस कीच में धकेला है और अब मैं ही सबको यहां से बाहर निकालूंगी, भले ही आपको साथ में डूबना पड़े। रोहन चुप हो गया और फिर एसोन काट दिया। अगले दिन एक प्रमुख मीडिया में एक लेख छपा, 3 हेते की शादी। महिला ने विदेश में पति के गुप्त परिवार का किया पर्दाफाश। झूठी शादी और काले धन के प्रवाह की कहानी का खुलासा। नाम और तस्वीर साफ तौर पर नहीं बताए गए थे, लेकिन इसमें शामिल सभी लोग जानते थे कि किसका जिक्र हो रहा है। इंटरनेट पर हंगामा मच गया और समुदायों ने उस लेख को फैलाना शुरू कर दिया। 12 घंटे से भी कम समय में जिस कंपनी में रोहन काम करता था, उसने एक घोषणा जारी की कि उसे जांच के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। और नताशा, जो खबर मुझे मिली, वो गायब हो गई थी।
उसका अपार्टमेंट खाली था, उसका गोन बंद था। उस रात शोभा जी ने मुझे जोन किया। उनकी आवाज कर्कश थी। जोन, तुमने हमारे परिवार को बचा लिया, धन्यवाद। हालांकि मैं यह कहने के लायक नहीं हूं। मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे बस थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन मैं जानती थी कि यह अभी सच में खत्म नहीं हुआ है। नताशा आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगर वो वापस आई तो मुझे और ज्यादा तैयार रहना होगा। मैंने सोचा था कि मीडिया में रिकॉर्डिंग और दस्तावेज लीक करने से नताशा हमेशा के लिए नायाब हो जाएगी, लेकिन मैं गलत थी। उसके जैसे लोग सायब नहीं होते। वो सिर्फ पीछे हटते हैं, देखते हैं और वापस हमला करने का मौका ढूंढते हैं। और उसने सही समय चुना। जब सब लोग लापरवाह होने लगे थे, जब मैं अपने अस्थायी आवास में नाश्ता तैयार कर रही थी, एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया, बिना किसी अभिवादन या परिचय के। सिर्फ एक लाइन, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गई? मेडिका इंटरनेशनल हॉस्पिटल आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। ठीक उसके नीचे एक भ्रूण की अल्ट्रासाउंड तस्वीर संलग्न थी। तस्वीर के कोने में साठ तौर पर 2 दिन पहले की तारीख और मरीन का नाम नताशा छपा था। मैं उस तस्वीर को घूरने लगी। मेरा ठाचने, मेरा थोड़ा दिल जोर जोर से धक्का और फिर एक पत्थर की तरह भारी होकर पानी की तह में डूब गया। नताशा गर्भवती थी। मुझे रोहन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता था, उनका साथ, उनकी लंदन की योजनाएं, लेकिन पैसे, झूठ और धमकियों की इस उथल पुथल में मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह संभावना सच होगी। और अब यह एक नंगी अकाट्य सच्चाई बन चुकी थी। मैंने रिया या शोभा जी को नहीं बताया। मैं अकेले अस्पताल गई। मेडिका इंटरनेशनल हॉस्पिटल में स्त्री रोग क्लिनिक 6ठी मंजिल पर था। साज कांच की दीवारें और सलीके से सजे कर्मचारी। मैं मरीजों के प्रतीक्षालय में गई। नताशा को ढूंढना मुश्किल नहीं था। उसने अब भी एक सफेद ड्रेस के ऊपर एक ब्रांडेड कोट पहना हुआ था और उसका पेट उस तस्वीर की पुष्टि करने के लिए काई उभरा हुआ था। उसने अपना सिर उठाया, मुझे देखा और मुस्कुराई। यह खुशी या दुख की मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्ट मुस्कान थी जो खेल पर नियंत्रण रखने का एहसास कर रहा हो। वही जल्दी आ गई। नताशा ने डॉक्टर का नाम दिखाने वाले इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से नजरें हटाए बिना कहा, मैं बैठी नहीं, बस हाथ मोकर ठंडे स्वर में पूछा, आप सच में गर्भवती हैं? भला इस स्थिति में मैं झूठ बोलूंगी? मैंने उसे घूर कर देखा। मेरी आवाज थत हो गई। आप क्या योजना बना रही हैं? नताशा हंसी। तुम्हें एक आजिरी तोहफा दे रही हूं। हम दोनों इस थका देने वाले चूहे बिल्ली के खेल को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, है ना? मेरे पेट में तुम्हारे कानूनी पति रोहन का चून है। मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। वो कभी भी सच में मेरा पति नहीं था। वो शादी सिर्फ संपत्ति के मामलों को वैध बनाने का एक नाटक था, सही? नताशा ने लापरवाही से सिर हिलाया। लेकिन कागड़ पर तुम उसकी कानूनी पत्नी हो, और यही तथ्य मुझे इस बच्चे को कानूनी पत्नी की सहमति के बिना विदेश ले जाने से रोकता है। मैं चुप हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आप चाहती हैं कि मैं एक बयान पर हस्ताक्षर करूं कि मैं रोहन पर अपने सभी अधिकार छोड़ रही हूं? बिल्कुल, वो करो और मैं हमेशा के लिए भारत से गायब हो जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी, तुम्हारी मां सुरक्षित रहेगी और शोभा जी भी शांत रहेंगी। मैंने उसे देर तक देखा और फिर धीरे से पूछा, तो इस बच्चे का आप इसका क्या इस्तेमाल करेंगी? नताशा व्यंग्यात्मक रूप से हंसी, एक हथियार के तौर पर, लेकिन सिर्फ जरूरत पटने पर। अगर तुम सहयोग करोगी तो यह बच्चा लंदन में पैदा होगा, उसके पास यूरोपीय नागरिकता होगी और उसे जिंदगी भर यह पता नहीं चलेगा कि उसकी मां ने उसे जन्म देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। और अगर नहीं, नताशा ने अपने बैग से दस्तावेजों का एक ढेर निकाला। जन्म प्रमाण पत्र का ड्राफ्ट, बच्चे को स्वीकार करने का समझौता और झूठी शादी पर मुकदमे के लिए एक आवेदन पत्र। मेरे पास यह साबित करने के लिए काफी सबूत हैं कि तुम्हारी और रोहन की शादी झूठी थी। अगर ऐसा हुआ तो तुम न सिर्फ संपत्ति से संबंधित अपने नागरिक अधिकार खो दोगी, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग में एक सहयोगी के रूप में भी तुम्हारी जांच हो सकती है। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे। नताशा ने अपनी आवाज धीमी की, मैं तुम्हें सोचने के लिए 48 घंटे देती हूं। हस्ताक्षर करो या अपनी जिंदगी को बर्बाद होते देखो। मैं उलझे हुए दिमाग के साथ अस्पताल से निकली। पहले मैंने सोचा था कि मैं आहाद हो गई हूं, पर ऐसा नहीं था। नताशा के पास अभी भी आजिरी पत्ता था, और इस बार वो पत्ता एक छोटी सी जान थी, कुछ ऐसा
जो किसी भी महिला को कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। उस रात मैं शोभा जी से दिल्ली कैथेड्रल के पास एक पार्क में मिली। वो बिना मेकअप के पीले चेहरे के साथ आईं, लगातार अपने मुंह को एक टिश्यू से पोंछ रही थीं। मैंने उस मुलाकात के सारे नतीजे बताए। सब कुछ सुनने के बाद शोभा जी बस चुपचाप बैठी रहीं। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, अगर वो बच्चा सच में है तो वो इस पूरे परिवार को हमेशा के लिए बांधने वाली एक खंजीर बन जाएगा। मैंने सिर हिलाया। आप चाहती हैं कि मैं क्या करूं? कुछ भी हस्ताक्षर मत करना। नताशा ने यह नहीं सोचा कि तुम्हारे पास अभी भी एक चीज है, कानूनी तौर पर एक वैध पत्नी का दर्जा। यही तथ्य उसे बांधता है। जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगी, वो उस बच्चे को कानूनी तौर पर विदेश नहीं ले जा सकती। लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर पलटवार करती है, मेरी अभियोजन पक्ष में एक जान पहचान है। मैं तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका ढूंढूंगी। मेरे पास शब्द नहीं थे। पहली बार शोभा जी एक कमांडर या साजिशकर्ता की तरह नहीं, बल्कि एक मां की तरह लग रही थीं, जो अपनी पूर्व बहू के लिए चिंतित थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मुझ पर विश्वास कीजिए, इस बार मैं विश्वास करती हूं। अगली सुबह मैंने श्री गुप्ता जी के ऑफिस जाकर एक कानूनी बयान बनवाया, जिसमें यह पुष्टि की गई थी कि मैं एक वैध वैवाहिक संबंध बनाए रख रही हूं। अभी तक तलाक नहीं हुआ है और रोहन और उस बच्चे के विदेश जाने के अधिकारों से संबंधित किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मैं जानती थी कि नताशा को भारत छोड़ने से रोकने की आखिरी चाबी मेरे पास ही थी। उसने सोचा था कि बच्चा एक दोधारी तलवार है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं उस तलवार का हत्था काट सकती हूं। अस्पताल में बातचीत के एक दिन बाद मैंने सोचा था कि सब कुछ थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन नताशा के साथ ऐसा नहीं था। वो ज्यादा देर चुप रहने वालों में से नहीं थी और इस बार उसने सार्वजनिक रूप से सामने आने का फैसला किया। खुले तौर पर सोमवार की सुबह विभिन्न मनोरंजन और सामाजिक समाचार साइटों पर एक साथ उत्तेजक शीर्षकों के साथ लेखों की एक श्रृंखला दिखाई दी। गर्भवती महिला ने सास के मानसिक उत्पीड़न और कानूनी पत्नी की धमकियों का किया खुलासा। कानूनी पत्नी बनाम अवैध प्रेमिका, सीरियल जैसे संघर्ष के बीच बच्चा बना शिकार। उद्योगपति ने दिया आधिकारिक बयान। एस नाम की महिला से मिली धमकी का वीडियो किया जारी। मैं अपने फोन की स्क्रीन को देखती रही, अपने होंठ काटते हुए। नताशा ने अपना आखिरी पत्ता खेल दिया था, जुद को एक शिकार बना लिया था। एक सुरुचिपूर्ण कमरे में रिकॉर्ड किए गए एक छोटे वीडियो में नताशा ने एक प्रेगनेंसी ड्रेस पहनी हुई थी। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोई हो। कांपती हुई आवाज में कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चे को शांति से जन्म देना चाहती हूं। लेकिन वो महिला, मेरे पति की कानूनी पत्नी, मुझे लगातार धमकी भरे संदेश भेज रही है। वो तो अस्पताल में भी मेरे पास आई, मुझसे पूछताछ की और मुझे धमकाया। कहा कि वो मुझे शांति से जन्म नहीं देने देगी। मैं चुप रही, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकती। वो वीडियो तेजी से फैल गया। एक गॉसिप कम्युनिटी पेज पर अपलोड होने से शुरू होकर 4 घंटे के भीतर यह महिला सामुदायिक मंचों, गर्भवती माताओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और यहां तक कि प्रमुख ऑनलाइन अखबारों में भी दिखाई देने लगा। हालांकि मेरा नाम या तस्वीर साफ तौर पर नहीं दिखाई दी, लेकिन इस मामले को चौलो करने वाले सभी लोग अप्रत्यक्ष रूप से जानते थे कि किसका जिक्र हो रहा है। मेरा बोन लगातार बज रहा था, रिया, शोभा जी, यहां तक कि श्री गुप्ता जी भी। जनता की राय उसके पक्ष में है। क्या हम तुरंत जवाब देंगे या सही समय का इंतजार करेंगे? मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैं जानती थी कि एक जंगली जानवर अपने सबसे बड़े हमले के ठीक बाद लापरवाह हो जाता है। नताशा ने अपने सारे पत्ते दिखा दिए थे। मौका उस व्यक्ति से आया जिसकी मुझे सबसे कम उम्मीद थी, रोहन से। उस रात मुझे एक गुमनाम पते से एक ईमेल मिला। विषय था, मैं और नियंत्रित नहीं होना चाहता। संलग्न झाइल एक छोटी वॉइस रिकॉर्डिंग और एक नोट थी। यह एक रिकॉर्डिंग है जो नताशा ने चुपके से अपने बचाव के लिए बनाई थी, लेकिन गलती से मेरे हाथ लग गई। तुम जानती हो क्या करना है। मैंने प्ले बटन दबाया। यह नताशा और एक आदमी, शायद उसके निजी वकील, के बीच की बातचीत थी। नताशा की आवाज साठ थी, जिसमें कमजोरी का कोई निशान नहीं था। मुझे पता है यह एक मनगंत कहानी है, लेकिन मैं उसे जीतने नहीं दे सकती। वो मेरे विदेश जाने में अकेली बाधा है। कानूनी पत्नी तो क्या हुआ?
अगर मैं काई दयनीय दिखूंगी तो जनता की राय मेरे पक्ष में होगी। एक गर्भवती महिला पर हमेशा ज्यादा विश्वास किया जाता है। यह बच्चा सिर्बा एक एरिया है। मुझे तुरंत भारत छोड़ना होगा। लंदन में खाता तैयार है। यहां सब कुछ तबाह हो जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। इसे सुनने के बाद मेरा दिल ठंडा पा गया। इस मुआम पर भी वो यह बात इतनी लापरवाही से कह सकती थी। उसके गर्भ में पल रहा बच्चा शतरंज की बिसात पर सिर्ज एक मोहरा था, निजी महासद के लिए एक जैविक संपत्ति। मैंने तुरंत वो रिकॉर्डिंग साइल श्री गुप्ता जी को भेज दी। उन्होंने सिर्ज 3 शब्दों में जवाब दिया, यह आसिरी दौर है। अगली सुबह मैंने, रिया और श्री गुप्ता जी ने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें सिर्फ कुछ प्रमुख मीडिया और खोजी पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। हमने आग बबूला होकर खंडन नहीं किया या सहानुभूति के लिए रोना धोना नहीं किया। हमने सिर्फ तथ्य प्रस्तुत किए। श्री गुप्ता जी ने एक दृढ़ बयान के साथ शुरुआत की। आज हम यहाँ स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ एक ऐसे मामले के सबूत देने के लिए हैं जिसमें झूठ, साजिश और जानबूझकर जनता की राय को गुमराह करना शामिल है। उसके बाद नताशा की बिना एडिट की हुई वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई गई। सांच आवाज की गुणवत्ता, हर शब्द सीधे उस शिकार के नहाब को भेद रहा था जो वो जनता के सामने पहन रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। जो पत्रकार पहले नताशा के प्रति सहानुभूति रखते थे वो चुप हो गए, सिर झुकाकर नोट करने लगे। कुछ ने तुरंत अपने मुख्यालयों को ब्रेकिंग न्यूज भेज दी। श्री गुप्ता जी ने एक ठंडे वाक्य के साथ समापन किया, श्रीमती नताशा के गर्भ में पल रहा बच्चा एक इंसान है, एक जरिया नहीं, और हम जिनका उसने इस्तेमाल किया है उस बच्चे को झूठ में पलने नहीं देंगे। उसी शाम अपराध शाखा ने आधिकारिक तौर पर नताशा को जांच के लिए बुलाया। स्पष्टीकरण की बबरों की बाह आ गई। पर्दाशाश वॉइस रिकॉर्डिंग ने साबित किया कि गर्भवती मां ने राय को गुमराह करने के लिए झूठ की साजिश रची। रोहन को आपातकालीन रूप से बुलाया गया और शोभा जी ने स्वेच्छा से रोहन से जुड़े सभी व्यवसायों से इस्तीहा दे दिया और साथ ही अपने अजन्मे पोते के लिए कानूनी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि अगर नताशा दोषी पाई जाती है तो वो उस बच्चे का पालन पोषण करेंगी। इस सब के अंत में मैं अब एक शिकार नहीं थी, मैं एक उत्तरजीवी थी। उस रात मैं अकेली बालकनी में बैठी दूर की आवासीय बस्तियों की धुंधली रोशनियों को देख रही थी। रिया आई और मेरे बगल में बैठ गई, एक कप अदरक की चाय आगे बढ़ाते हुए। तुम सफल रहीं। वदक की चाय आगे बढ़ाते हुए, तुम सफल रहीं मीरा। मैं मुस्कुराई और सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है। क्यों? मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। आखिर में उस बच्चे के पास कोई विकल्प नहीं है। हिसाब किताब से पैदा हुआ, जनता की राय के बीच बड़ा हुआ और वयस्कों के शतरंज की बिसात पर एक मोहरे की तरह माना गया। मैं बस उम्मीद करती हूं कि एक साजिश से पैदा होने के बावजूद वो प्यार के साथ बड़ा हो सके। रिया चुप हो गई। रात की हवा मेरे बालों को धीरे से सहला रही थी, जैसे एक संदेश दे रही हो, अंत तबाही नहीं है बल्कि किसी के लिए फिर से शुरू करने का एक अवसर है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी सिर्फ विश्वासघात, साजिश और पारिवारिक संघर्ष पर ही खत्म नहीं होती। इससे भी गहराई में यह विश्वास, मानवीय मूल्यों और एक महिला की आंतरिक शक्ति की कहानी है जब उसे उसकी सीमाओं तक धकेल दिया जाता है। हमारी नायिका मीरा एक धोखे में फंसी दुल्हन से जो तबाह होने वाली लग रही थी, आखिरकार कदम दर कदम उठी। अपनी समझदारी, शांति और साहस का इस्तेमाल करके खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए उसने क्रूर बदला नहीं चुना बल्कि न्याय और सच्चाई को अपना हथियार बनाया। यह आधुनिक युग की महिला का भी एक प्रतीक है, धैर्यवान लेकिन हार न मानने वाली, घायल लेकिन कमजोर न होने वाली। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कभी कभी जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो भावनाओं का इस्तेमाल भलाई के लिए नहीं बल्कि साजिश के लिए करते हैं, प्यार के लिए नहीं बल्कि हेरफेर के लिए। लेकिन जब तक हम शांत रहते हैं, अपने मूल्यों पर दृढ़ रहते हैं, तो जीवन दुध ही एक निष्पक्ष जवाब देगा। हमेशा याद रखें, चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं है और मां बा करने का मतलब नाछुक होना नहीं है, बल्कि यह जानना कि कब उठकर खसा होना है, यही असली साहस है। अगर आज की कहानी आपके लिए मायने रखती है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भावनाएं भी साझा करें।
हम आपके साथ और आपकी राय की सराहना करते हैं और सरल लेकिन गहरी जीवन की कहानियां प्रस्तुत करते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। यहां सिर्फ कहानियां सुनने की जगह नहीं है, बल्कि व्यस्तता से एक पल के लिए चिंतन करने और आराम करने की भी जगह है। यह आपकी पसंद है।